मेरी पार्टी ने मुझे मूल्यांकन ना करके एक ऐसे पुरुष को दिया है जो कभी वीरगंज के बीच में रहे ही नहीं। कम से कम 1 दर्जन पार्टी मुझे अपना ऑफ़र लेकर के आए हैं और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मेरी वीरगंज की जनता मुझसे ये कहे कि आप उम्मीदवारी दीजिए, स्वतंत्र में उम्मीदवारी दीजिए, हम सब आपके साथ हैं। यहाँ एक नारा है अभी कि खाई नोच के अब वोट दी सोच के। तो जनता ने अब ठान लिया है, सोच लिया है कि वीरगंज के उप मेयर के लिए रंभा मिश्रा ही एक ऐसी उम्मीदवार है जिसको करने से हम लोग का वीरगंज का कायाकल्प हो। महिला को कम आंका जाता है, बेटियों को कम आंका जाता है। वही बेटियां, वही देवी का तो हमारे देश में पूजा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। वीरगंज नेपाल में यहाँ पे मेयर और उप मेयर का चुनाव होने वाला है। यहीं 17 मई और 30 गते बैसाख 30 गते को चुनाव होने वाला है। एकदम ज़ोर शोर से चुनाव की तैयारी चल रही है। लेकिन आज हमारे साथ रंभा मिश्रा जी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा, कि क्या ये यदि आती हैं तो क्या वीरगंज का कायाकल्प होने वाला है क्या। और साथ में पिछली बार इनको टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार पार्टी से टिकट नहीं दी गई है और ये मैदान में कूद चुकी है निर्दल यानी स्वतंत्र रूप से। आइए हम इनसे बात करते हैं। रंभा जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पिछली बार आपको टिकट दिया था पार्टी ने, लेकिन इस बार क्यों नहीं दिया? और अच्छा आपने प्रदर्शन किया था, आपको पब्लिक ने बहुत सपोर्ट की थी और जी बिल्कुल आपको लाया था। जी बिल्कुल। पिछला चुनाव 2017 में जो यहाँ संपन्न हुआ था, उस लोकल इलेक्शंस में मैंने तत्कालीन राजपा पार्टी के तरफ से उप मेयर में मैं प्रत्याशी थी और मेरे जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया था। उस छोटे से समय में जो मुझे एक सम्मानित वोट दिया था, एक इंटेलेक्चुअल वर्ग ने जो मुझे मेरी पहचान से मुझे वोट दिया था, ये कोई ख़रीदा हुआ वोट नहीं था। तो मुझे उससे जो मुझे एक मनोबल मिला, उसको मैंने कायम करते हुए पार्टी में मैं चुनाव में मैं पराजित हुई, पर मैंने अपने आप को कभी पराजित महसूस नहीं किया और मैं पार्टी के लिए और जनता के लिए मैं अनवरत 5 साल मैंने मेहनत किया है, मैंने संघर्ष किया है। लेकिन इस चुनाव को आते आते 5 साल के बाद में मेरी पार्टी ने मुझे मूल्यांकन ना करके एक ऐसे पुरुष को दिया है जो कभी वीरगंज के बीच में रहे ही नहीं। जो क्या लगता है, जब भी चुनाव जब आता है तो पैराशूट से लाया जाता है और उन्हीं लोगों को टिकट दे दी जाती है? आखिर क्यों? जो ग्राउंड पर काम करते हैं लोग, उनको टिकट क्यों नहीं दी जाती है? अब ये ऊपर ऊपर कैसा सेटिंग चलता है, ये हम लोगों की बस की बात नहीं होती है। हम लोगों की बस की बात है कि काम करना, जनता में रहना, ये हमारे बस की बात है। आज पार्टी ने मुझे मूल्यांकन नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है हर एक दूसरे पार्टी मेरे पास आ रहे हैं। कम से कम 1 दर्जन पार्टी मुझे अपना ऑफ़र लेकर के आए हैं और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मेरी वीरगंज की जनता मुझसे ये कहे कि आप उम्मीदवारी दीजिए, स्वतंत्र में उम्मीदवारी दीजिए, हम सब आपके साथ हैं। बॉर्डर जब बंद था जी, उस समय आपने काफ़ी मेहनत की थी, जी, यहाँ तक धरना पर बैठी थी। जी। तो क्या उसका फल आपको मिलने वाला है क्या इस चुनाव में? देखिए, मैं उसके लिए बॉर्डर पर मैं इसलिए नहीं बैठी कि मुझे चुनाव में कुछ मदद मिले, वोट मिले। मैंने ऐसा बहुत सारा मैंने काम किया है। वो भी एक काम था जिसमें कोरोना के समय में सब कुछ आन जान कर रहा था, लेकिन साधारण जनता को तकलीफ़ हो रहा था। इसलिए मैं धरना पर बैठी थी बॉर्डर पर, और उसके बाद भी मैंने बहुत सारा काम किया है। कोरोना का जहाँ तक नाम आता है, क्या कोरोना काल में आपकी क्या भागीदारी रही? जनता लोगों को आपने क्या किया? कोरोना काल में मैंने यहाँ पर हम लोगों का एक ऐसा था, हम लोगों ने खाना बनवा के, जो निमुखा जनता है, जो रोड पर की जनता है, जो उसमें अचानक से जब बॉर्डर बंद हो गया तो कहीं नहीं जा सके, उन लोगों को मैंने एक खाना बनवा के लोगों के बीच में बांटा है, किया है। वहाँ पावर हाउस चौक से लेके और शंकराचार्य गेट तक हम लोगों ने पैक करके और खाना हम लोगों ने भिजवाया था। दूसरी बात, जो दवाई का सुविधा होता है, जो भी जैसे घर पर आने वाले जिसको सुविधा चाहिए था, जो नीडी है, उनको मैंने उस तरह से भी मदद किया था। कपड़ा बैंक है मेरा, कपड़ा बैंक में मैं नया पुराना कपड़ा मैं उसमें लोगों को बांटती हूँ। जिसके पास नहीं है वो लेके जाते हैं, जिसके पास ज़्यादा है वो दे के जाते हैं।
तो इस तरह का काम मेरा बहुत सारा है। जैसे मैं रोटरी क्लब में हूँ, रोटरी क्लब के मार्फत से मैं लोगों की सेवा करती हूँ। मैं रेड क्रॉस में हूँ, रेड क्रॉस के मार्फत से ब्लड डोनेशन करती हूँ, करवाती हूँ। ग्रीन सिटी में हूँ जो हमारा आदर्श नगर में है, उसमें मैं वृक्षारोपण से लेकर के लोगों को बहुत सारा उसमें होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होता है, आँख बनवाना, ये सब करवाना, सारा कुछ मैंने इन 5 सालों में किया है। रंभा जी, आपने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है, लेकिन क्या नहीं लगता है जब चुनाव आता है तो सारे काम जनता भूल जाती है और पैसा खोजने लगती है? तो क्या पैसा, इतने बड़े बड़े पैसा वाले लड़े हैं, क्या उनके आगे आप क्या है? जी नहीं, वीरगंज की जनता इतना भी अब मतलब क्या कहते हैं कि अबूझ नहीं है। वीरगंज की जनता अब जान रही है, जो पैसा बांटने वाले हैं उनका पैसा तो ले लेगा, लेकिन वोट उसी को देंगे लोग जिसको वो लोग पसंद करते हैं। जनता के बीच में जो रहेंगे, यहाँ एक नारा है अभी कि खाई नोच के अब वोट दी सोच के। तो जनता ने अब ठान लिया है, सोच लिया है कि वीरगंज के उप मेयर के लिए रंभा मिश्रा ही एक ऐसी उम्मीदवार है जिसको करने से हम लोग का वीरगंज का कायाकल्प हो सकता है। मिश्रा जी, यदि आप आती हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या है, क्या लेकर आप जनता के पास जा रही हैं? मेरा मैनिफेस्टो में ये है, सबसे पहले मेरा एक नारा है, स्वच्छ वीरगंज समृद्ध वीरगंज। स्वच्छता के नाम पर, जैसे यहाँ पर अभी वीरगंज महानगर में बाहर के ठेकेदार कंपनी को सफाई का जिम्मा दिया हुआ है, ना कभी सफाई होता है ना कुछ होता है। जो स्वास्थ्य एक ऐसा, सफाई एक ऐसा चीज़ है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज़ है, उसको दरकिनार करके बाहर के ठेकेदार को दिया गया है। और उस बहाने एक तो सफाई नहीं होती है, दूसरा हम लोग के जो उस पेशा जो करने वाले लोग हैं, जो वीरगंज के युवा है, जो महिला है, जो वो कर सकते हैं, जब यहाँ के लोग कर सकते हैं तो उनको रोज़गारी भी तो मिलती, लेकिन रोज़गारी भी बाहर के लोगों को दिया गया है, सफाई भी नहीं होता है। तो मेरा ये स्वच्छता का नारा है। हम लोग सिरिस्वा नदी भी, जो हम लोग का जॉइंट एक रक्सौल में भी उसके लिए होता है आंदोलन, सिरिस्वा को प्रदूषण का, तो हमने भी उसमें जो है ये इतने सारे इंडस्ट्री खुले हुए हैं, छोटे बड़े वीरगंज कॉरिडोर में लगभग 2000 इंडस्ट्री हैं। तो इसका सारा पानी, सारा जो पॉल्यूशन होता है वो सरिस्वा में डालते हैं। तो हम लोग का एक तो सरिस्वा नदी जो हम लोग का पहले बहुत गंगाजल की तरह माना जाता था, वो हम लोग का नदी जो है दिन दिन लोप होता जा रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे वहाँ सारा बाहर के लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया जाता है, हमारे युवा लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारे युवा को रोज़गारी नहीं मिलती है। तो इससे दोनों चीज़ होगा, एक तो स्वच्छता पर नियंत्रण होगा और दूसरा हमारे युवा को, हमारे महिला को रोजगारी मिलेगा। समृद्ध वीरगंज महिला के लिए स्पेशल क्या करने वाली? जी, मैं महिला के लिए सबसे पहले मैं दहेज प्रथा का बहुत विरोधी हूँ, जो हमारे मधेश में से लेकर के हमारे हिंदुस्तान में भी ये प्रथा है, दहेज प्रथा। उसके कारण से क्या होता है कि लड़कियाँ जन्म भी नहीं ले पाती है, माँ के कोख में ही उसको मार दिया जाता है। क्यों? ये बड़ी होगी, इसका शादी करना पड़ेगा, इसमें दहेज लगेगा। इसके लिए जब यदि दूसरी बार, यदि पहली बार एक होता है तो ठीक है, लेकिन दूसरा संतान यदि गर्भ में होता है, अगर वो लड़की है, तो ऐसा किया जाता है कि गर्भ में उसकी माँ ही, उसकी दादी ही उसका हत्या कर देती है। ये किस लिए? तो दहेज। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उसका भी जिम्मेवार महिला ही है? जी नहीं, महिला नहीं है, ये मेरा पूरा समाज है। महिला दहेज नहीं लेती है, महिला वो बैठ करके नहीं खाती है, पूरा समाज का सिस्टम ऐसा है। जब मारने का समय आता है तो कहीं ना कहीं पहले सास बहू दोनों आदमी बात करती है, कहीं ना कहीं उन लोगों को तो विरोध करना चाहिए, नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, तो घर का गार्जियन तो मान नहीं जाते। ये समाज है, इसमें पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ है, और ये आज से नहीं, ये पुराना परंपरा से चला हुआ है। इसमें न आज का महिला दोषी है, न आज का पुरुष दोषी है, वो सोच दोषी है जिसमें इस किस्म को सोचा जाता है। महिला को कम आंका जाता है, बेटियों को कम आंका जाता है। वही बेटियाँ, वही देवी का तो हमारे देश में पूजा होता है, आपके यहाँ भी वही है, हमारा नेपाल और इंडिया का कल्चर सेम है। तो देवी का तो वही महिला का पूजा किया जाता है। देखिए, धन का मालिक नारी लक्ष्मी, विद्या का मालिक सरस्वती, वो भी नारी, और शक्ति दुर्गा शक्ति, वो भी, उनको तो हम पूजा करते हैं। लेकिन वही जब हमारे घर में एक मूर्त रूप से आती हैं तो उनको हम अवहेलना करते हैं। क्यों अवहेलना करते हैं? इसके पीछे दहेज भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। तो हमको सबसे पहले दहेज का समस्या को मिटाना है। दहेज जब मिट जाएगा, लड़कियां जन्म भी लेंगी, लड़कियां पढ़ेंगी भी। लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, क्यों? ज़्यादा पढ़ लेंगी, ज़्यादा पढ़ा हुआ लड़का खोजना पड़ेगा, और ज़्यादा पढ़ा लड़का तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा।
मिलेगा। लड़कियां कितनी भी पढ़ी हो, लेकिन हमारे समाज से दहेज जो है वो उसको मिलना ही है। बहुत लड़कियां इसके लिए लड़कियां भी जो मान लीजिए ज़्यादा पढ़ गई हैं वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हैं कि मेरे माँ बाप को मुझे पढ़ाने के बावजूद हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा समाज ऐसा है कि पढ़ा लिखा लड़का हो तो उसके घर में तो बहुत सारा पैसा है, लड़कियों का है तो उसका शादी है तो बहुत सारा पैसा देना पड़े। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल? जी, स्वास्थ्य के लिए मैंने यही कहा था, मेरे मैनिफेस्टो में भी ये रहेगा कि हम लोग जो बीरगंज में महानगर में 32 वार्ड है, उस 32 वार्ड में हम लोग एक एक कम से कम स्वास्थ्य चौकी ऐसा रखेंगे जिसमें एक MBBS डॉक्टर और एक MBBS महिला डॉक्टर रहे। उसमें उन लोगों का जितना भी जैसे महिलाओं का समस्या होता है वो अपने वार्ड में ही वो सॉल्व हो जाए। शिक्षा के लिए मैं यही कहूँ कि मुझे लड़कियों का शिक्षा कम से कम ग्रेजुएशन तक हमको निःशुल्क करना है। इससे क्या होगा कि लड़कियों में पढ़ने का प्रवृत्ति होगा। आधा आकाश जो महिला कहा जाता है वो भी सबल होंगी, वो भी सक्षम होंगी, उनका भी आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मनिर्भर होंगी, उनको महिला सशक्तिकरण का इसमें बल मिलेगा। और जहाँ तक हमारा स्वास्थ्य का मैंने कही दिया कि ऐसे करना है। बीरगंज महानगर में मैं एक सफाई, मेरे स्वच्छ बीरगंज का जो मैंने नारा दिया है उसमें 2 चीज़ है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जहाँ तहाँ रोड बिगड़ा हुआ है। आप देख सकती हैं शंकराचार्य गेट यानी भंसार से लेकर के उधर इंडिया ने तो बना दिया है, अपना आधे पुल में तो बना दिया है मैत्री पुल तक, लेकिन बहुत प्रदूषण है वहाँ, उतना दूर तो एकदम गंदगी। बीरगंज महानगर, बीरगंज को 32 वार्ड को महानगर बना दिया, दूर दूर गाँव तक महानगर बना दिया सिर्फ टैक्स लेने के लिए। और गाँव गाँव में आप देखिए तो एक एम्बुलेंस जाने का सुविधा तक नहीं है। टैक्स देना पड़ रहा है महानगर का, लेकिन एम्बुलेंस जाने का सुविधा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है बीरगंज महानगर का कि भंसार से लेके आप जहाँ भी चले जाइए कहीं भी अच्छा रोड नहीं मिलेगा। जो भी थोड़ा सा अच्छा रोड देखने को मिलता है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का योजना है, उसने किया है। बीरगंज महानगर ने कुछ भी नहीं किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सम्मान, युवा रोजगार, ये सब मेरा एजेंडा है। मिश्रा जी, आप खबरी के माध्यम से जी बीरगंज महानगर पालिका के जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, यदि बीरगंज का विकास करना है, हम लोगों को महिला को यदि सम्मान करना है, युवा को रोजगार करना है, बीरगंज का समग्र विकास करना है, तो मैंने स्वतंत्र से उपमेयर में अपना उम्मीदवारी दिया है। आप सब लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि मुझे हर हाल में, आप सब, ये नारी के स्वाभिमान का विषय है, इसमें सिर्फ पुरुष उम्मीदवार को ही इसमें उम्मीदवार पार्टी ने बनाया गया है। मैं आप सबों के लिए 5 साल से लड़ती रही हूँ, खटती रही हूँ। ये बीरगंज की बेटी आप सबसे निवेदन करती है, कृपया आज आप लोग मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें, बीरगंज के स्वाभिमान को कायम रखें, महिला को की स्वाभिमान को कायम रखें, युवा के स्वाभिमान को कायम रखें। जय बीरगंज, जय जनता। मिश्रा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप पड़ोसी देश से भी मेरा यह 2 शब्द आपने रखने का मौका दिया। आपको और आपके चैनल को, आपके संपूर्ण टीम को और आपके देशवासी को मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय नेपाल, जय भारत।